Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पेश शर्मा है और दिस ईयर आई हैव सिक्योर्ड AIR 73 एंड CSE 2020 एग्जामिनेशन एंड this was my third attempt exactly, and this is a brief intro about me in UPSC journey. Then these are few more details about me, like I have done, मैंने engineering किया है BTech from the NIT जयपुर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये मेरा 2015 में किया था. मैं थोड़ा जर्नी बताता हूँ आपको. 2015, then this was in January 2021. I have joined Ministry of Defence recently. Then I had started for UPSC in 2017, and I have kept anthropology as my optional throughout from in all my 3 attempts. It was my third attempt, और थर्ड अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट्स मैंने दिए हैं 2018, 19 एंड 2020. Okay, and this is little about me, like I like to watch movies on social issues. So this is a brief about me again. Then you can use my code, that is KS73. ये कोड आप यूज कर सकते हैं KS73, जिससे आप मेरी सारी क्लासेस फ्रीली अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, वो आप देख पाएंगे. ठीक है, KS73. एंड और ये हमारे रिनाउंड एजुकेटर्स हैं. मृणाल पटेल सर हैं, सुदर्शन सर हैं, प्रतीक सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं. ये सब रिनाउंड एजुकेटर हैं मेरी तरह यूपीएससी के फील्ड में, और आप इनके कोर्सेज फॉलो कर सकते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. ठीक है, और अब शुरू करते हैं. मेरा ये जो डिस्कशन रहेगा ये रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग, मतलब आंसर राइटिंग के बारे में, कि कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि आंसर राइटिंग हम शुरू कैसे करें, आंसर राइटिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, आंसर राइटिंग को कैसे इवॉल्व करें. क्योंकि क्या होता है कि आंसर राइटिंग को से बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे मैं भी हूँ तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं. तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में क्या होता है कि हम लिखते हैं 2 + 2 = 4 एंड देयरफॉर हेंस प्रूव्ड. इतनी ही इंग्लिश लिखते हैं हम, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर और हेंस प्रूव्ड. तो ये जो होता है हम इतनी ही इंग्लिश, या कहेंगे इतना ही लिटरेचर लिखते हैं ये एंड में, है ना. तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है आंसर राइटिंग का, कि कैसे लिखना है, कैसे उसको अच्छे से लिखना होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं अच्छे आंसर राइटिंग के. तो ये सब कुछ रहता है. ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग. What is the importance of answer writing? How much role does it play in the in one's success in the UPSC Civil Services examination? तो सबसे पहला तो है कि 6 पेपर होते हैं मेंस में, और वो 1500 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, तो 1500 मार्क्स का मतलब है कि 6 पेपर होते हैं इन मेंस में, 1500 + 250 वो ऐसे का होता है. ठीक है, तो 6 पेपर मेंस में होते हैं वर्थ 1500 मार्क्स, और 250 मार्क्स का ऐसे रहता है. ठीक है, तो अब 6 पेपर को हमें एग्जैक्टली अच्छा लिखना है, और मेरिट में सिर्फ मेंस ही काउंट होता है. प्रीलिम्स में आप 180 ले हैं, कुछ नहीं होना है. प्रीलिम्स तो बस आपको कट ऑफ से एग्जैक्ट कट ऑफ आ जाए, या उससे 1 नंबर ज़्यादा आ जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. लेकिन जो होता है मेंस में, ये आप कितना भी स्कोर करना है, जितना आप मैक्सिमम कर पाए, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपकी रैंक डिसाइड होगी, कैडर डिसाइड होगा, सर्विस डिसाइड होगा, सब कुछ उसी के बेसिस पर होगा. तो मेंस का बहुत ही ज़्यादा वाला रोल है. ठीक है, तो 6 पेपर्स होते हैं, और 1500 मार्क्स का होता है, 250 ऐसे का होता है. तो टोटल मार्क्स फॉर मेरिट हो गए 2075 होते हैं, 2075, उसमें से 1750 मतलब आप मान के चलो मेंस का है, एंड दिस इज फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू. एंड ये बाद में आता है.
पहले तो हमें 1750 में से मार्क्स लाने हैं। 1750 में से हम कितने लाते हैं, 1500 लाते हैं, 800 लाते हैं, 900 लाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो मेंस के सारे मार्क्स हैं वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग की अपनी क्या कहेंगे कि कितना परफेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। इस पर इससे ज़्यादा एम्फेसाइज मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं कि आंसर राइटिंग को स्टार्ट कैसे करें। सबसे बड़ा इश्यू ये आता है, क्योंकि आंसर राइटिंग एक बार सीखने के बाद कोई ये नहीं डरता कि मुझे आंसर्स और लिखने हैं क्या। अब जैसे मैं 3rd अटेम्प्ट में था तो मुझसे कहा जाता था या मुझसे किसी ने कहा कि आप टेस्ट कितना लिख रहे हैं, तो मैं तो डेली बेसिस पे टेस्ट लिखता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नींद में से उठा के कह दो टेस्ट लिखना, ठीक है लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उस काइंड वो लेवल एक अलग होता है, मतलब इन द सेंस वो एंड में आता है, थोड़ा ग्रेजुअली आता है। तो आप तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि आंसर लिखना है, ठीक है लिख देंगे। लेकिन जो बिगिन करना है ना, ये टू स्टार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली। क्योंकि इस टाइम पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि क्या हम आंसर लिख पाएंगे क्या। टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स के सामने। और व्हेन टू स्टार्ट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। तो व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन मीन्स जब आपने 2 साल के जो बुक्स हैं आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका कम से कम 2 बार रिवीजन कर लिया हो, एक बार पढ़ लिए हो और 2 बार रिवीजन हो गया हो, या एक बार पढ़ लिए हो एक बार रिवीजन हो गया, तब आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन टू स्टार्ट, तो इससे क्या होगा ना, एटलीस्ट आपके दिमाग में कुछ तो होगा लिखने को। नहीं तो ऐसा रहेगा एक बार पढ़ के चले गए तो पता लगेगा ना तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ना 250 वर्ड हो पा रहे हैं, क्या करें। तो वहां से अपन लोग भाग लेंगे। तो इसलिए अपने पास सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए और वो कम से कम 2 रीडिंग मिनिमम चाहिए उसके लिए। तो ठीक है, तो अब आते हैं कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो रिवाइज ए पर्टिकुलर सेक्शन। सबसे पहले हम आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं सेक्शन वाइज। जैसे पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 में मतलब ब्रॉडली 3-4 सेक्शन दिए हुए हैं। 3-4 सेक्शन क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है, या आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, दोनों वर्ल्ड एंड इंडिया, एंड ऑल्सो देर इज इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी आजकल बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा है। तो अभी एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन जीएस पेपर 1। तो आप सपोज कीजिए कि आपने प्रिपेयर, एंड इसमें हिस्ट्री के साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी। तो जो सोसाइटी वाला पार्ट है, जैसे आपने सोसाइटी का कुछ नोट्स बना रखे हैं, आपने कंटेंट पढ़ रखा है, अब उसका जो सिलेबस जो कंटेंट है वो आप रिवाइज कर लिया, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आप क्या करेंगे कि गो थ्रू दी प्रीवियस ईयर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस। अब जैसे सोसाइटी के जितने भी पार्ट हैं, सोसाइटी के भी सब कंपोनेंट होंगे, जैसे कम्युनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और इंडियन मतलब डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें सिलेबस में दे रखी हैं, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म। तो इन सब चीज़ों पे भी जब आप एक बुक मतलब मेंस का भी जो आंसर राइटिंग होती है उसकी बुक आती है, आंसर राइटिंग नहीं सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेक्शन वाइज क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब कि जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में कम्युनलिज्म के 5 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में 5-6 ईयर्स में पूछे गए हैं, फिर इसके ग्लोबलाइजेशन के 4-5 क्वेश्चन, डाइवर्सिटी के 7 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको ये बुक में मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए, जैसे सोसाइटी का आपने कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म पढ़ा, रिवाइज किया अच्छे से, रिवाइज करने के बाद आप 5 उसके क्वेश्चन देख लिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया, ठीक है। और प्रिफरेबली स्टैटिक वंस। स्टैटिक वंस मतलब कि जो जिनका आंसर चेंज नहीं होता विद टाइम, और यदि वो करंट अफेयर बेस्ड है तो हो सकता है वो किसी स्पेशल कंटेक्स्ट में पूछा गया हो। तो इसलिए आपको स्टैटिक वन वाले ज़्यादा देखने चाहिए इनिशियली। तो फिर और ये जैसा कि मैंने बताया बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप यू कैन परचेज द बुक्स एंड गो थ्रू देम। और सेक्शन वाइज जाना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे रैंडमली करने जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ कर पाए, मतलब कि कोई टारगेट कंप्लीशन का जो एक सेंस होता है वो नहीं आ पाएगा। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, तीनों चीज़ पढ़ लेंगे, उसमें से ज्योग्राफी के ज़्यादा पूछ रहे हैं, सोसाइटी के पूछ ही नहीं रहे, तो ऐसे करके वो बायस आ जाएगा। इसलिए आपको हर सेक्शन के और उनके सब सेक्शन के
सेक्शन वाइज क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। देन ट्राई टू अटेम्प्ट देम इन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट। अब इनको आप, क्योंकि आपने रिवाइज कर लिया तो आपके पास कंटेंट है, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट को आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है, और उसको थोड़ा सा ब्रेकअप करके आप ट्राई कीजिए उसको अटेम्प्ट करने का इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट में। कि मतलब उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप इंट्रोडक्शन क्या देंगे, देन व्हाट विल बी द बॉडी ऑफ इट, एंड देन कंक्लूजन क्या रहेगा उसका, ठीक है। बॉडी में मैक्सिमम रहेगा, ये बॉडी आप मान के चलिए कि 60 to 65% ऑफ द पोर्शन ऑफ द आंसर विल बी बॉडी, एंड ये रहेगा लगभग 15 to 20% मान के चलिए, और दिस विल बी अगेन 15 to 20%, 15%, ठीक है। तो ये रहेगा, या इस फॉर्मेट में आप लिख लीजिए। उसके बाद और वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखिएगा कि वर्ड लिमिट यदि 250 दे रखी है तो 250 में ही लिखिए, या इवन नहीं हो रहा तो एक बार के लिए आप इसको भूल भी सकते हैं कि जितना लिखा जा रहा है उतना लिखिए, ठीक है। मतलब 250 वर्ड की दे रखी है तो 300 भी लिख लीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि इनिशियली में आप अभी सीख रहे हैं, अब अभी पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे। उसके बाद फिर ऐसे करके आप लगभग 20 आंसर्स लिखिए, मतलब सब सेक्शंस के लेके, जैसे मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी के बताए थे, तो सोसाइटी के एटलीस्ट 20 आंसर्स लिखिए, मतलब सारे सब्जेक्ट से, मतलब सोसाइटी में जितने भी टॉपिक्स हैं, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, डाइवर्सिटी, वीकर सेक्शंस वगैरह, ये जो सारे हैं उनमें उनके बेसिस पर 20 आंसर्स ऐसे लिखिए, ठीक है। मतलब इसको टाइम लेके लिखिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको लगातार लिखने हैं, मतलब आराम से लिखिए, 4-5 दिन में, 6 दिन में, जब आपको मन करे 3-4 डेली बेसिस पर लिखिए, रिवाइज कीजिए और फिर लिखिए, ठीक है। रिवाइज एंड राइट, ये आप स्ट्रेटेजी रखिए अभी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर कंपेयर योर आंसर्स विद मॉडल आंसर। जो ये बुक्स दे रखी हैं, जो मैंने बुक्स बताई थी, ऐसी भी बुक्स अवेलेबल हैं जो मॉडल आंसर्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। मॉडल आंसर कुछ होता नहीं है इन द सेंस, क्योंकि हर एस्पायरेंट या हर जो भी टीचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग मॉडल आंसर अलग रहेगा, लेकिन देन ऑल्सो यू शुड हैव समथिंग टू रिलाई अपॉन इन द बिगिनिंग। तो आप इनिशियली आप ये मान के चलिए कि ये ही मॉडल आंसर है, ठीक है, जो बुक में दे रखा है। तो आप उससे थोड़ा कंपेयर कीजिए कि आपका कैसा रहा है, आपने कितना मतलब परफेक्शन से लिखा है, या कुछ भी लिखा है तो उसको कि इसमें और क्या ऐड कर सकता था, ये सारी चीजें देखना है आपको। अगेन गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब क्वेश्चन को फिर से देखिए, और मॉडल आंसर और आपका आंसर, मॉडल आंसर एंड योर आंसर, अब इसको आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को। तो अब आपको ये देखना है कि क्या आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया था क्या, सबसे बड़ी चीज, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली, फर्स्ट थिंग। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाएंगे तभी आप उसका आंसर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यू शुड एनालाइज दैट वेदर यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली और नॉट, है ना। Then answered the demand of the question, because when you will understand the question properly, then you would realize that what was the demand of the question. Then check your answer in comparison with the model answer, that whether you were able to fulfill the demand of the question or not. तो डिमांड, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको हमने फुलफिल किया कि नहीं किया, क्योंकि डिमांड में यदि हम फुलफिल नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि नंबर बहुत ही कम आएंगे। क्योंकि एग्जामिनर क्या देखता है कि आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, वो ये नहीं देखता कि आपको कितना आता है, वो ये देखता है कि आप क्वेश्चन का आंसर कितना कर रहे हैं, वो ये ज्यादा देखता है, ठीक है। तो ये इसमें मतलब जैसे डिमांड के लिए, जैसे मैं बोलूँ तो कई सारे डायरेक्टिव वर्ड्स भी दे रखे होते हैं, जैसे डिस्कस, एनालाइज, या अपना क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवेलुएट, एक्सप्लेन, ऐसे करके बहुत सारे वो दे रखे होते हैं, ठीक है। तो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं कि नहीं, या आप जनरली आप देख लीजिए कि मॉडल आंसर से कितना अलग है आपका आंसर, मॉडल आंसर में जो कंटेंट दे रखा है उससे आपका कितना अलग है। फिर थोड़ा ये भी देख लीजिए कि फॉर्मेटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए क्या, जैसे कि आपने कई बार इंट्रो बड़ा लिख दिया, कंक्लूजन बड़ा लिख दिया, बॉडी बहुत ही छोटा लिखा, क्योंकि बॉडी तो मेन आंसर है, बॉडी छोटा लिखेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए
आपको फॉर्मेटिंग भी देखनी पड़ेगी कि बॉडी सफिशिएंट होनी चाहिए। 5 जो भी मैंने बताया रेशियो 60-20-20 या 65 या 70-15-15 ऐसा करके भी रेशियो है, तब भी ठीक है। तो आप देखिए कि उसका फॉर्मेटिंग कैसा है, ठीक है। फॉर्मेटिंग यदि आप इंप्रूव कर सकते हैं तो वो भी आपको करनी चाहिए। फिर आप ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कि मॉडल आंसर में कोई डायग्राम वगैरह कुछ दे रखा है क्या। तो डायग्राम के लिए आप देख लीजिए कि डायग्राम्स, मैप्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स कुछ भी डाल सकते थे क्या उस क्वेश्चन में। जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि इंडिया में जो क्या कहेंगे नेशनल पार्क्स हैं उनका एरिया कम हो रहा है, उनका एरिया कम हो रहा है, या जो रिकवरी हो रही है, सॉरी जो ये एनिमल्स हैं उनका वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं नेशनल पार्क्स में भी। तो सिंपली आप ऐसे करके इंडिया का मैप बनाएंगे, है ना, इंडिया का मैप बनाएंगे और यहाँ पे आप दिखा देंगे कुछ कुछ नेशनल पार्क, जैसे कि थ्रेटेंड एनिमल्स हैं। तो जैसे बात करें तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क ये है राजस्थान का। तो डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ए थ्रेटेंड स्पीसी। देन आप बता सकते हैं सरिस्का बता सकते हैं, जहाँ पे टाइगर एक बार थ्रेटेंड हुआ करता था। देन और कुछ जैसे यहाँ पर हॉर्नबिल का नागालैंड में है इश्यू, तो उसका कोई नेशनल पार्क बता सकते हैं। तो ऐसे करके आप ऐसे शो कर सकते हैं, कहीं पर भी मैप डाल सकते हैं, फ्लो चार्ट्स डाल सकते हैं, डायग्राम्स भी डाल सकते हैं। डायग्राम से मतलब है मेरा कि जैसे नहीं, फ्लो चार्ट से मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे सपोज करो एग्रीकल्चर एक्सपांशन, एग्री एक्सपांशन हुआ, एग्री एक्सपांशन से क्या हुआ, एग्री एक्सपांशन से हुआ फॉरेस्ट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। देन माइग्रेशन ऑफ द स्पीसीज, माइग्रेशन ऑफ द स्पीसी, तो लॉस इन बायोडाइवर्सिटी। फाइनली आप दिखा देंगे लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये जब पूरा आप फ्लो चार्ट ऐसे बॉक्सेज में बना के दिखाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा उनको, जो एग्जामिनर होंगे उनको, ठीक है। तो ये चीजें आप डाल सकते हैं एग्जाम में, उसमें आंसर शीट में। इंडिया का मैप हो गया, ये सब चीजों का आप यूटिलाइज कीजिए जहां जहां आपको भी स्कोप मिलता है। देन अब आपको क्या हो जाएगा कि काफी कुछ आपको ऐसे करके लगभग सारे सिलेबस के आप आंसर्स लिख लेंगे तो आपको काफी आइडिया आ जाएगा कि हिस्ट्री में आंसर कैसे लिखने होते हैं, ज्योग्राफी में कैसे, सोसाइटी में कैसे, या और किसी सब्जेक्ट में कैसे आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो जब वो आइडिया हो जाएगा तो आपकी एक तरह से बिगनिंग होगी। जो आपको इश्यू आ रहा था शुरू में कि मैं कैसे लिखूंगा या कैसे लिखूंगी, तो वो काफी हद तक शॉर्ट हो जाएगी कि आपको धीरे धीरे लिखना आ जाएगा कि कैसे शुरू करना है, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। आपने मॉडल आंसर्स भी देख लिए, तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको काफी कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप बहुत सारे आंसर्स, फिर आप इतना नहीं डरेंगे जितना बिगनिंग में डर रहे थे। तो ये आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर भी रहेगा और ऐसे ही आपको सस्टेन करना। वो बिगनिंग में हर्डल्स आते हैं और बिगनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए आप वरी मत कीजिए, उसमें फुल टाइम दीजिए, ठीक है। तो नाउ अब करते हैं नेक्स्ट की, मतलब जो हमने बिगनिंग की है उस पर हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि आंसर हमें लिखने हैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। जैसे कि अब क्या करेंगे कि अब ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी सारे, उन पर डेली बेसिस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज ऐसे करके आते हैं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस आते हैं, जब ये क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आप जनरली पहले स्टैटिक चूज कीजिए क्वेश्चंस और फिर करंट वाले चूज कीजिए। फर्स्ट स्टैटिक देन करंट, ठीक है। तो स्टैटिक में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कंटेंट होगा, क्योंकि आपने रिवाइज किए चीजें तो कंटेंट होगा। करंट में क्या होता है, कई बार नए इश्यूज पर वो क्वेश्चन देते हैं, वो जनरली रिलेवेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी होते। तो आप स्टैटिक को पहले चूज कीजिए और उस पर डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग कीजिए। तो 4 क्वेश्चंस आप एक टाइम लीजिए और उनको आंसर कीजिए, वो भी आप सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कीजिए, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज,
ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आप उठाइए और उनको आंसर कीजिए। इसमें कोई बात नहीं, आपको टाइम लगता है, जैसे जनरली बात करें तो 10 से 12 मिनट का एक आंसर होता है, तो इसमें लगना चाहिए मतलब 40 से 50 मिनट लगने चाहिए मतलब आइडियली। लेकिन ठीक है, आप शुरू में सीख रहे हैं तो इट माइट टेक अप टू 3 आवर्स, है ना, 4 आंसर के, सॉरी 3 आवर्स नहीं, 2 आवर्स, हाफ एन आवर फॉर एवरी क्वेश्चन। सो 2 आवर्स इसमें लग सकते हैं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। इसको लगने दीजिए, कोई इशू नहीं, क्योंकि शुरू में जब कोई नई चीज सीखते हैं तो उसमें टाइम लगता है। और ये चीज आप 2-3 महीने के लिए कीजिए, ठीक है। 2-3 महीने के लिए आप करेंगे तो इसमें लगभग आपका पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाएगा स्टैटिक का, और करंट का कुछ कुछ कंपोनेंट भी इसमें आते रहेंगे। तो आफ्टर दैट यू वुड बी एबल टू राइट आंसर्स इंडिपेंडेंटली। अब इसमें क्या होता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का एक अच्छी चीज यह है कि वहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने को उन्होंने काफी अच्छे वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में समझा रखा होता है कि आपको इंट्रो क्या लिखना है उसका, कि व्हाट शुड बी द इंट्रो, देन व्हाट शुड बी द बॉडी, व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। तो ये 3 चीज तो उन्होंने बताई रखी होती, मतलब आंसर से पहले ही आपको स्ट्रक्चर में ही बता देगा ये कि क्या क्या लिखना है। सेकंड मतलब फर्स्ट, ये सेकंड थिंग है, फर्स्टली वो बताएगा कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। फिर डिमांड ऑफ क्वेश्चन के बाद वो बताएगा कि आप इस डिमांड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो जब ये चीज आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या डिमांड होती है क्वेश्चन की, कैसे डायरेक्टिव वर्ड में, और वो डायरेक्टिव वर्ड भी उन्होंने समझा रखा होता है, ठीक है। डायरेक्टिव वर्ड आई मीन टू से इज द, जैसे एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट, तो ऑल दीज आर डायरेक्टिव वर्ड्स। तो जब डायरेक्टिव वर्ड्स को भी उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इलाबोरेट और एक्सप्लेन और इन सब चीजों में आपको क्या क्या लिखना है, तब आप उस चीज को भी अच्छे से समझने लग जाएंगे। फिर डिमांड भी आपको समझ में आ गई, डायरेक्टिव वर्ड समझ में आ गया, अब आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में क्या क्या लिखना है वो भी काफी हद तक समझ में आ जाएगा। तो फिर आप अपना आंसर लिखिए, ठीक है। और इन आंसर्स पर आप अपने जो सेलेक्टेड कोई एस्पिरेंट्स हैं, कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको गाइडेंस अवेलेबल है, तो वहां से लीजिए, ठीक है। सेलेक्टेड एस्पिरेंट से ले सकते हैं, अपने पीयर्स से भी ले सकते हैं। पीयर्स का मतलब है कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके साथ साथ लिख रहे हैं, वो भी तो लिख रहे होंगे ये चीजें, तो आप उनसे भी ले लीजिए। और सीनियर्स हैं कोई जिन्होंने क्वालिफाई नहीं भी किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको दिखा लीजिए, या किया है, सेलेक्टेड है तो बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंडली, जो आप और कोई जिस मेंटर से किसी से टच में है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी और तरीके से, तब आप उनसे भी गाइडेंस लीजिए। क्योंकि क्या होगा ना, इसमें आपको कोई इवेल्युएशन नहीं कर पा रहा है, इसमें आप लिख तो रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। जैसा तो मैंने एक और वीडियो में बताया है कि इवेल्युएशन मतलब कि यू हैव टू इवेल्युएट योरसेल्फ रेगुलरली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन योर एग्जिस्टिंग लेवल। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूपीएससी, बिकॉज एग्जिस्टिंग लेवल से ही आपको इंप्रूव करना पड़ता है। जब आपको एग्जिस्टिंग लेवल ही नहीं पता तो फिर आप उस पर इंप्रूव कैसे करेंगे। तो जो भी इनपुट मिलता है आप उस पर काम करेंगे, ठीक है, सेलेक्टेड एस्पिरेंट से, सीनियर से, क्योंकि ये बहुत ही एक क्रिटिकल स्टेज है, इसलिए मैं आपको इस पर फोकस कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है, कैंडिडेट्स लिखते तो हैं बहुत सारे आंसर, लेकिन किसी का फीडबैक नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेज है और ये आपको फॉलो करना चाहिए। तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब वो जो भी एडवाइस देंगे कि जैसे कि आंसर शीट है, ये आंसर शीट है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। कि क्या होता है कई बार, जैसे कि हमने इंट्रो लिखा, इंट्रो बड़ा लिख दिया, बॉडी में यहां से बॉडी आई, यहां इंट्रो है, यहां से बॉडी आएगी। अब बॉडी हम यहाँ फिर कंटिन्यूसली पैराग्राफ में लिखते जा रहे हैं, और जबकि मेंटर बोल रहे हैं या सीनियर्स बोल रहे हैं कि आप इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखो, 1 2 3 4 5, तो आप इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका इनकॉर्पोरेटिंग दीज थिंग्स होगा, ठीक है। या मैप कहीं बन रहा है, वो एडवाइस कर रहे हैं मैप बनाने को, तो मैप भी यहाँ बनाइए। बॉक्स बना के कोई इंफॉर्मेशन डालनी है तो वो भी आप यहाँ डालिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद, अब ये इतना करने के बाद कम से कम
मतलब 2-3 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद आप ये कीजिए कि टेस्ट सीरीज देने का टाइम है अब, क्योंकि आपका बहुत सारा बेसिक्स जो डाउट्स थे आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग वो पूरे हो चुके हैं और आपको बहुत अच्छी एफिशिएंसी से और इफेक्टिव आंसर्स आप लिख रहे हैं। तो नाउ इट इज टाइम टू राइट ए टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। अब मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आप अपने फीडबैक ले लीजिए सीनियर से, सेलेक्टेड पीपल से कि कौन सी अच्छी है, कौन सी टाइमली इवेल्युएशन देती है, कौन सा मतलब पर्सनल फीडबैक भी देती है। कई बार बहुत सारी कोचिंग्स पर्सनल फीडबैक लिख देती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कोई भी बच्चे आते नहीं है पर्सनल फीडबैक के लिए, तो आप उनमें से नहीं होने चाहिए कि आप यदि उसमें लिखा है पर्सनल फीडबैक तो आप उनका यूटिलाइजेशन कीजिए, पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, जिससे कि आप अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप गेन कर पाएं, क्योंकि आपको पोटेंशियल है वो जब फुलफिल होगा तभी तो आप मार्क्स लेंगे, अदरवाइज तो आप मतलब लैग करते रहेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज लेंगे आप वो आप मतलब 3 आवर्स की लेंगे, ठीक है, मतलब 3-3 आवर्स के टेस्ट होने चाहिए इस टाइम पर। तो इसमें क्या होता है ना, सेक्शनल टेस्ट देते हैं। जैसे यहाँ तो आप 4 क्वेश्चंस लिख रहे थे, यहाँ आपको आइडिया था कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ भी खैर प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा एक एग्जाम मोड में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम 3 आवर्स का होता है, तो आपको भी 3 आवर्स में ही आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो 3 आवर्स वाली लीजिए, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि 1 आवर की टेस्ट सीरीज होती है, मतलब 1 आवर का टेस्ट देते हैं, वो उसमें 7 या 8 क्वेश्चन देते हैं। तो इसको आप अवॉइड करें, क्योंकि आप धीरे धीरे आपको ये वाली साइकोलॉजी ही बनानी पड़ेगी। तो आप इसको शुरू से ही कर लें, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और उसको जो शेड्यूल उन्होंने दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें और आंसर करें, टेस्ट सीरीज लिखें। फिर आता है कि टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने में बहुत दिक्कत आती है कि उसको यूटिलाइज कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि वो टेस्ट सीरीज बीच में ही छोड़ देते हैं, जैसे 15-20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज ली, उसमें से 2 टेस्ट लिखे फिर छोड़ दिया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो और कई बार मार्क्स कम आते हैं तो उसकी वजह से भी छोड़ देते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है लोगों में। तो इन सब चीज़ों से परे हटके हमें ये सोचना चाहिए कि टेस्ट सीरीज को हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। मतलब आप इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखिए, इसको ऐसे मत देखिए कि ये मेरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो आपको यूपीएससी करेगा जब आप एक्चुअल एग्जाम देंगे, यहाँ तो बस सीखने के हिसाब से देखिए, ठीक है, कि क्या क्या मैं इसमें नया डाल सकता हूँ, क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, वो आप कीजिए फुल्ली। और वो जो बताते हैं मेंटर्स या इवेल्युएटर कोई भी नई चीज़, उसको आप अच्छे से इनकॉर्पोरेट कीजिए इसमें, ठीक है। तो इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखिए। तो ट्राई टू राइट ऑल द आंसर्स इन आंसर्स, मतलब ऑल द आंसर लिखने की कोशिश करें। ऑल द मतलब जो भी 20 या 19 हो उसमें अकॉर्डिंग टू द टेस्ट सीरीज। तो 20 है तो 20 आंसर कीजिए, और इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम लिमिट, क्योंकि इनिशियली आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आपको उसके लिए बारे में वरी नहीं करना है कि मैं 3 घंटे में तो लिख नहीं पा रहा या नहीं पा रही, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप लिखिए आराम से 3-4 टेस्ट तक, कोई बात नहीं, आप चलने दीजिए उसको। 4 घंटे लग रहे हैं, 4.5 लग रहे हैं, लिखिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप सेक्शनल टेस्ट भी लिख सकते हैं इनिशियली, जैसे जो मैंने पहले बता रहा था सोसाइटी का लिख रहे हैं, वैसे सोसाइटी का टेस्ट उठा लीजिए, उसमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम लिमिट उतना अपने आप को कन्फाइन मत कीजिए कि 3 घंटे में लिखना है मुझे, ठीक है, थोड़ा 3.5 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि ग्रेजुअली यू विल रिड्यूस द टाइम टू 3.5 आवर्स और इवेंचुअली टू 3 आवर्स। तो धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ आपको ज़्यादा नहीं सोचनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे आप टाइम पीरियड जो आपका लिखने का होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। और जब ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगेगा कि मतलब 4.5 से 4.5 टू 3 की तरफ आएगा, मतलब 3.5 होगा या फिर 4.2 भी हो जाएगा, तब भी आपको बहुत मोटिवेशन आएगा। 4.2 से 4.4 हो जाएगा, तब भी ग्रेजुअली जो इम्प्रूवमेंट होगा, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, उससे बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे 3.5 और 3 तक आ जाएंगे। तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी,
क्योंकि इनिशियली जब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, शुरू का जो मैंने जो पहला टेस्ट लिखा था उसमें मेरे सिर्फ 14 क्वेश्चंस आई वाज एबल टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 20 इन द टाइम लिमिट ऑफ 3 आवर्स। तो आप जब 14 क्वेश्चंस ओनली अटेम्प्ट करते हैं तब आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार 20 क्वेश्चंस हैं, और ये तो एक बेसिक रूल माना जाता है कि 20 में से 20 आपको करने हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो आप वहीं छूट गए। हमारे टाइम या मतलब 2018 के जो अटेम्प्ट में था तो मैंने ये बहुत सुना था कि आपने यदि 20 में से 20 नहीं किए तो आप ये मान लो कि आप किसी मतलब आप सिलेक्शन के लायक तो नहीं, आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो इसलिए उस टाइम पर ये थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा था। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाया, फिर इवेंचुअली मैंने 2018 का जो अटेम्प्ट था मतलब तो उस टाइम में मैंने जो यूपीएससी का एग्जाम था उसमें मैं सारे आंसर्स कर पाया था, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सारे मैं अटेम्प्ट कर पाया था, चाहे वो थोड़ा बहुत मतलब कम क्वालिटी के हों या मॉडरेट क्वालिटी के हों, लेकिन मैं कर लिए थे मैंने सारे। तो ये एक थोड़ा अचीवमेंट था उस टाइम मेरे लिए कि चलो छोड़ा तो कोई नहीं। तो ये चीज आप तो वो चीज उसमें क्या होता है ना, क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन आप जो मैंने बोला कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम लिमिट, तो आप जब ये लिखेंगे तो आप क्वालिटी आंसर लिखेंगे, क्वालिटी आंसर लिखेंगे तो धीरे धीरे क्वालिटी आंसर आप कम टाइम में लिखने पर लिख पाएंगे, मतलब जैसे जैसे आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वही डिस्कस योर आंसर शीट विद योर मेंटर, इवेल्युएटर एंड योर मेंटर, उनको बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज करना है आपको इम्प्रोवाइजेशन के लिए, क्योंकि आप एक लेवल तक तो पहुंच जाएंगे। कई बार क्या होता है जैसे कि 250 मार्क्स का है एग्जाम, 250 मार्क्स के पेपर में आपके मार्क्स स्टैग्नेट हो जाते हैं कि 80 to 90 ही आ रहे हैं। 250 आउट ऑफ 250 ओनली यू आर गेटिंग 80 to 90 मार्क्स। सो ये जो पॉइंट है स्टैग्नेशन का, इससे बाहर निकलने के लिए आपको एफर्ट लगता है, और वो एफर्ट ही नहीं लगता, सही डायरेक्शन भी लगती है। क्योंकि यदि आप एफर्ट अननेसेसरीली इधर उधर करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप इससे बाहर निकल पाएंगे। तो आपको एक अच्छी डायरेक्शन भी चाहिए, राइट डायरेक्शन एंड ऑल्सो राइट एफर्ट्स, ठीक है। तो दोनों चीज चाहिए, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा, इवेल्युएटर से और मेंटर से। और ये इम्प्रोवाइज करना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज अपन वहीं अटके रह जाते हैं। और इसके हिसाब से फिर हम कई बार इंटरव्यू देने लायक नहीं रहते, या इंटरव्यू भी दे लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट में नंबर नहीं आता। तो ये इशू रहता है ना। और कीप डिस्कसिंग विद सीनियर्स एंड सेलेक्टेड पीपल, ये तो है ही। अपने जो एस्पेरेंट्स हैं, सेलेक्टेड या सीनियर्स हैं, कोई फेलो ऑफिसर मतलब कोई आपके कॉलेज से या और कोई हैं, तो उनसे आप कंसल्ट करते रहिए कि इसमें और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। तो एंड नहीं है तो अपने को उस लेवल तक पहुंचना है कि मतलब आप बाकी लोगों से ऊपर उठ जाएं, बाकी लोगों से अच्छा लिखें, चाहे मतलब एंड तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब एंड कुछ है ही नहीं, तो लेकिन बाकी लोगों से अच्छा लिखना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आपको कोई मतलब बाकी जो अपने जो पीयर्स हैं उनसे आगे निकलना, बस दैट इज द ओनली स्पिरिट यू शुड हैव। तो वो मिलेगा सीनियर, सेलेक्टेड, एस्पिरेंट्स, इवेल्युएटर्स और मेंटर से। तो मास्टरिंग दी आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग के कुछ जो फंडामेंटल थिंग्स हैं कि इसमें आप मास्टरी कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जो मास्टरशिप करने के लिए आपको सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, इस पर सबसे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए आपको। मतलब उसका जो कंटेक्स्ट है वो समझ में आना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब कि जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है फेडरलिज्म के बारे में, उसने कुछ बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो बात हो रही है फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म की कब की बात हो रही है, जैसे इंडिया में कोविड के टाइम पर थोड़ा फेडरल इश्यूज थे, तो कि उस टाइम की बात हो रही है ये। तो वो चीज आपको पढ़ के समझ में आनी चाहिए। सेकेंडली जो सब पार्ट्स हैं उसके क्वेश्चन के, वो भी आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए। मतलब सब पार्ट में कई बार लिखा रहता है कि इंडिया इज इम्प्रूविंग इट्स स्टेटस इन द पावर्टी। सो फिर उसके बाद कहेगा एक्सप्लेन, ठीक है, इंडिया इज इम्प्रूविंग इट्स स्टेटस इन ह्यूमन डेवलपमेंट सिंपली, और फिर कहेगा एक्सप्लेन। फिर एक्सप्लेन के बाद वो कहेगा कि व्हाट डू यू थिंक द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर एनफ,
ठीक है, वो एक सब पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन में कहेगा व्हाट स्टेप्स और द व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये 3 सब पार्ट हो जाएंगे कि मतलब इंडिया इंप्रूव कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, पहला वो, सेकेंडली गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए वो सही है या नहीं है, एंड थर्डली कि आप व्हाट डू यू सजेस्ट, आप क्या सजेस्ट करते हैं। तो ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए यहाँ से कि तीन सब पार्ट हैं, तो तीनों की सब हेडिंग बना के आप आंसर करेंगे बॉडी में। और फिर डायरेक्टिव वर्ड, डायरेक्टिव वर्ड मतलब कि जैसे कि एक्सप्लेन हो गया, या क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवेलुएट, डिबेट, डिस्कस, तो ऑल दिस, कमेंट, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसका डायरेक्टिव वर्ड क्या है, और उसी सेंस, उसी कंटेक्स्ट में आपको आंसर करना है। तो नाउ अब जो ये तो क्वेश्चन की बात हो गई कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन के क्या क्या पार्ट हैं। फिर आपको अब ये आंसर मतलब लिखना शुरू होगा यहां से। तो लिखने के लिए जैसे सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस हम कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज को, तो जैसे पॉवर्टी या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, वो यूएन की या किसी स्कॉलर की, इनको उनकी दे सकते हैं, या डेटा डाल सकते हैं। डेटा मतलब कि जैसे कि इंडिया रिसेंटली एसडीआई में 131 रैंकिंग है, 131st रैंकिंग है उसकी, है ना, आउट ऑफ कुछ शायद 160 कंट्री हैं या 159 है कुछ, तो या ये कुछ और भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप 131 जो रैंक है एसडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है यूएनडीपी के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा डाल सकते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, स्टिल इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड एट 131st प्लेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ यूएनडीपी, है ना। तो इससे आप कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं कि वो आपको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे मेजर होता है। देन करंट रेलेवेंस, या फिर कोई करंट रेलेवेंस डाल सकते हैं। करंट रेलेवेंस का मतलब है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो कि जैसे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी बात होती है, या पॉवर्टी की कोई नई रिपोर्ट आई है, तो उसमें डाल सकते हैं कि स्टिल दीज मेनी पीपल आर स्टिल इन पुअर कंडीशन, है ना। और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि करंट रेलेवेंस में यदि कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले तक ये रिपोर्ट थी कि लास्ट जो एमजी नरेगा आया उसके बाद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था, अपलिफ्टमेंट आउट ऑफ द पॉवर्टी में बहुत ज्यादा, मतलब पहले कुछ 30% या 35% था पहले पॉवर्टी का, लेकिन जो 2012 में फिर हो गया वो 21%, 22%। तो ये 35% से 22% आया, तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट था इंडिया के लिए। तो ये इसका भी आप कंटेक्चुअलाइज करके यहाँ लिख सकते हैं कि वी हैव इम्प्रूव्ड अवर स्टेटस और वी हैव लिफ्टेड means from the 35% of the poverty we have reduced it to only 22%. So this is a milestone in India's economic development या human development history. तो ऐसे करके लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद कंटेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कोई रिपोर्ट आई है जैसे यूएनडीपी की मैंने बताई कि एचडीआर आती है, या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाली आती है रिपोर्ट, वो भी लिख सकते हैं, या कोई न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग तो वो लिख सकते हैं, या कोई स्टडी हुई है रिसेंट टाइम में, तो ये सारी चीज़ आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा बॉडी। तो इंट्रो आपको जो लिखना है वो सिर्फ मतलब जैसे 250 वर्ड की लिमिट होती है, तो उसमें इंट्रो आप लिखेंगे 30 to 40 वर्ड्स इंट्रो। बॉडी होगी आपकी एंड कॉन्क्लूजन अगेन 30 to 40 वर्ड्स का ही होगा। और जो बॉडी में तीन चार सब पार्ट लिखेंगे वो होंगे लगभग 180 to 200 वर्ड्स। तो इसमें सारे सब पार्ट आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 करके जो भी आप सब पार्ट लिखने हैं या पूछे हैं वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका वो रहना चाहिए, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो अब बॉडी में आएंगे तो हम आंसर सब पार्ट सीक्वेंशियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है आंसर सब पार्ट्स को आंसर तो कर देते हैं सारे पार्ट्स को, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं करते हैं। जिस सीक्वेंस में पूछा गया उसी सीक्वेंस में आपको आंसर करना है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है।
एंड इक्वल एम्फेसिस ऑन ऑल द सब पार्ट्स। कई बार होता है कि हम जो एक सब पार्ट है जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंप्रूव किया है इंडिया, उस पर तो हमने सारा बॉडी का जैसे 180 टू 200 वर्ड्स होते हैं, तो उसमें से 120 वर्ड्स तो हमने उसी पर ही लगा दिए, तो वो चीज़ गलत है। आपको 180 टू 200 दिया तो 60 वर्ड आपको तीनों पे लगाने हैं यदि 3 सब पार्ट हैं तो, ठीक है। तो इक्वल एम्फेसिस ऑन ऑल द सब पार्ट, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। देन डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट, ये सब आप जहाँ स्टार डायग्राम ये कहीं भी डाल सकते हैं तो सिंपली आप डाल दीजिए। जैसे आंसर शीट ये है, तो आंसर शीट में आप सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए जैसे कॉजेज ऑफ लो ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, कॉजेज ऑफ लो HD इन इंडिया, सिंपली लिख दीजिए यहाँ। तो यहाँ पर 2-3 कॉज आप डाल देंगे जो भी आपको नजर में आते हैं। जैसे हिस्टोरिकल कॉज है तो ब्रिटिश वाला, देन फिर अपना क्या कहते हैं रूरल पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ इतना, और लो ह्यूमन इलिटरेसी है, वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, हेल्थ के इशू हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप उसका आंसर करेंगे। तो ये एक स्टार डायग्राम है, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। या फिर आप सिंपली आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि कैसे हमारी कंडीशन इंप्रूव हुई है। जैसे SDI में जैसे पहले 35% था, अब 22% हो गया पॉवर्टी रेट, तो ऐसे आप डिक्लाइन दिखा सकते हैं। जैसे सपोज करो ये 2000s में था, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर दिखा दीजिए 2000 एंड ईयर 2010, तो ये अब आपको इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है कि पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है इतना, ठीक है। तो ये ऐसे करके भी दिखा दीजिए चीज़ें, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है उसको, जो इवेल्युएटर होता है उसको। केस स्टडीज डाल दीजिए, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज भी आपको बॉडी में डालनी है। केस स्टडीज और एग्जाम्पल से मतलब है कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए। जैसे हम जहाँ पर हम स्टेप्स मेंशन करेंगे कि ये स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, तब हम उसमें डालेंगे कि MG नरेगा है, वो एक एग्जाम्पल है। MG नरेगा में जैसे कि उसका कुछ डेटा मेंशन कर देंगे कि इतने सारे लोगों को इसमें वो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। देन केस स्टडीज की कुछ बात करेंगे तो कई सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर देंगे कि जैसे सेवा वाला है सेल्फ हेल्प ग्रुप गुजरात में, तो वो लिज्जत पापड़ वगैरह एटसेट्रा वो बेचते हैं और उससे उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या अपलिफ्टमेंट आउट ऑफ द पॉवर्टी हो रहा है, ठीक है। तो ये केस स्टडीज भी आपको वहीं मेंशन करनी है जहां वो लिख रहे हैं। जैसे कि ये आंसर शीट की कॉपी आंसर शीट है, तो यहाँ जैसे लिख रहे हैं मेजर्स, ये हो जाएगा मेजर्स, तो एक मेजर हो गया, मेजर्स टेकन, ऑलरेडी टेकन 3, 4, 5, तो यहाँ पर लिखेंगे ना जैसे सेकंड मेजर में लिखेंगे कि SHG, जैसे SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, SHG बैंक लिंकेज, तो यहाँ पर आप केस स्टडी डालेंगे, केस स्टडी यहाँ अलग से लिख के बॉक्स बना देंगे यहाँ एक छोटा सा केस स्टडी, और इसमें लिखेंगे फिर सेवा इन गुजरात, ठीक है। तो ऐसे करके आप केस स्टडीज भी डाल देंगे। और फिर उसके बाद जैसे फाइनली वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द सजेशंस यू वांट टू मेक, सजेशंस आप डाल दो। या इवन केस स्टडीज में कोई फॉरेन से केस स्टडी वो भी डाल सकते हैं। फॉरेन से जैसे कि गुजरात में बांग्लादेश में वो ग्रामीण बैंक या ऐसा कुछ चला था, ग्रामीण बैंक था, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अच्छा हो गया था, तो उसकी केस स्टडी यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आप सजेशंस मेंशन करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है। जैसे कि इनिशियली मतलब बिगनिंग से ही आप उसको फोकस करना चाहिए स्टूडेंट बच्चे पर कि उसका जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो अच्छा हो, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए उसका। ये सब चीज़ें आप उसको उनको बताएंगे इन सजेशंस में। और ऑल्सो इसमें एक दो और भी चीज़ बता सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे कि हेल्थ पर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस हमें मैंडेटरी कर देना चाहिए या उसको एक लीगल राइट बना देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि हेल्थ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हो। तो ये एक सजेशन ये भी डाल सकते हैं। और वे फॉरवर्ड में ये भी सिंपली आपको मतलब 2-3 स्टेटमेंट में ख़त्म करना है। वे फॉरवर्ड मतलब वही सजेशन या वे फॉरवर्ड एक ही चीज़ है। तो वे फॉरवर्ड जब सजेशन लिख रहे हैं तो वे फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि सजेशन इस क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली पूछे थे, लेकिन जहां नहीं पूछे होते वहां आप सिंपली वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं। वे फॉरवर्ड का मतलब है, वे फॉरवर्ड का मतलब है कि कंट्री अब आगे क्या स्टेप्स ले सकता है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो इसमें कुछ लिख सकते हैं जो अपने सजेशंस दिए, एसएचजी वाला हो गया या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, मुद्रा योजना हो गई, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये सारे स्टेप्स वे फॉरवर्ड में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देना है। फ्यूचरिस्टिक से मतलब है जैसे कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंडिया वुड बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बाय 2046, है ना। तो वो जो है उसको, सॉरी, हाँ, तो वो जो है तो आप उसको यहाँ कंटेक्चुअलाइज करके लिख सकते हैं कि इंडिया वुड बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड हैविंग सो मैनी पुअर पीपल इन द कंट्री वुड बिकम ए बर्डन ऑन द कंट्री और ड्रैग ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सो इट मे बिकम अ हिंड्रेंस इन अचीविंग द न्यू इंडिया, है ना। तो ये चीज मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें पॉजिटिव भी दिखाना है कि लेकिन बाई डूइंग ऑल दीज थिंग्स वी वुड बी एबल टू अचीव द स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया, या फिर मेक इंडिया ए सुपर पावर एज ड्रीम्ड बाय डॉक्टर कलाम। तो ऐसे करके अपने को उसको पॉजिटिविस्टिक मोड में पॉजिटिव भी बनाना है एंड में, तो जिससे कि कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं आए, मतलब एंड के इंडिया का कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। आपको पॉजिटिव आंसर्स देने हैं, मतलब कंक्लूजन देना है पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। देन कंक्लूजन टू बी रिलेटेड टू द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, और कंक्लूजन को आप अगेन उससे रिलेट कर सकते हैं, किससे, कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट वाला मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि कंक्लूजन से बाय टेकिंग ऑल दीज मेजर्स इंडिया कैन इम्प्रूव इट्स रैंक इन HDI फ्रॉम 131 टू अंडर 50, है ना। तो दिस काइंड ऑफ कंक्लूजन वी कैन राइट हेयर, बिकॉज हमने शुरू वहां से किया था तो एंड भी हम वहीं करेंगे, और पॉजिटिविस्टिक भी है, फ्यूचरिस्टिक भी है, सब कुछ है। और इसमें कंक्लूजन में डायग्राम्स बनाना आप थोड़ा अवॉइड करें, या फिर मैं तो कहूँगा कंप्लीटली अवॉइड द डायग्राम्स इन कंक्लूजन पार्ट, बिकॉज यहाँ पे वो चीज सब्सटेंस ढूंढ रहे हैं, डायग्राम बनाओगे तो उन्हें सब्सटेंस नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन में आप जो GS 1 2 3 में होता है उसमें कोटेशन मत डालिए, अवॉइड करिए कोटेशन। कई मैंने आंसर शीट्स देखी हैं लोगों की, तो उसमें वो कोटेशंस डाल देते हैं, तो ये एक आंसर GS का आंसर है, तो कोट्स जो होते हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा के होते हैं, मतलब वो डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देते, तो वो कुछ वैसे थोड़ा घुमा फिरा के होते हैं, तो वो GS के क्वेश्चन में, GS के आंसर में अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन वही सेम चीज आप एथिक्स में कर सकते हैं या फिर उसमें ऐसे में कर सकते हैं जरूर, तो GS 1 2 3 में नहीं करना, ये मेरा एडवाइस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हो गया। तो फिर अब इसके बाद बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि कितने टाइम में क्या लिखें। तो कितने टाइम में क्या लिखना है आपको, तो उसके लिए जैसे कि अब पहले मैं क्या करता था, पहले मैं शुरू करता था 11th क्वेश्चन से, लेकिन उसमें क्या होता था कि जो 1st से 5th क्वेश्चन थे या इनिशियल, क्योंकि जो इवेल्युएटर है वो तो स्टार्ट से कॉपी इवेल्युएट करेगा, तो उस टाइम इश्यू ये आता था कि उसको अच्छा लगे नहीं लगे, क्योंकि जब मैं 11 से शुरू करूंगा 11 से 20 तक, तो ऑब्वियसली 11 से 20 वाले अच्छे आंसर होंगे, लेकिन जो 1st से 10th वाले हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे, और 1st से 5th वाले अच्छे होना जरूरी है, क्योंकि वही तो इंप्रेशन बनाएगा एग्जामिनर पर कि हाँ 1st से 5th तक इसने अच्छा लिखा है, इसको कुछ अच्छा सब्सटेंस आता है। तो अब मैं क्या करता था मतलब, तो आई हैव स्टार्टेड टू बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो 1 to 5 में लिख लेता था आधे घंटे या 35 मिनट में शुरू में, तो जिससे कि एटलीस्ट मैं आई विल हैव सर्टेन एज, लाइक आई हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चन, तो वो जो कंप्लीशन वाला वो कॉन्फिडेंस आता है, तो वो आगे के जो 15 क्वेश्चन है उनको भी अटेम्प्ट करने में हेल्प करता है। तो देन फिर उसके बाद में आ जाता था
11 से 15 पर, तो 1 से 5 किया, फिर 11 से 15, और वो मुझे लगता था 1 आवर 10 मिनट के लगभग, मतलब इन 5 क्वेश्चंस में। फिर वापस 16 से 20 पर आ गया, मतलब 11 से 20 तक कंटिन्यू लिखा 1 आवर 20 मिनट 10 मिनट में और 1 आवर में ये लिख दिया। और फिर एंड विथ 6 to 10, ये थोड़ा सा 20 to 25 मिनट में होगा, ये थोड़ा फास्ट मोड में करना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब तक आएंगे तब हम थोड़ा बहुत स्पीड भी पकड़ लेंगे, स्पीड पकड़ लेंगे तो ये 20-25 मिनट्स में हो जाता है। तो ये आपका 3 आवर्स में पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें एक और चीज मैं कह रहा था कि बिगिन विथ, हाँ, और किसी भी एक क्वेश्चन में, ये मैं आगे बताऊंगा, चलो। हाँ, डूज ऑफ द आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, या मैं कहूंगा कि पेपर अटेम्प्ट का जो यूपीएससी वाला है, कि वहां पे क्या होता है कि अटेंडेंस शीट में हमें ये फिल करनी होती है डिटेल्स, तो उसमें यदि गड़बड़ हो गई तो वो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो दिक्कत कोई अननेसेसरीली ज्यादा नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि वो पैनिक क्रिएट कर देता है हमारे दिमाग में कि हमने आंसर शीट, अटेंडेंस शीट गलत भरती तो अब हमारी अटेंडेंस मार्क होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप पेशेंटली भरें, इनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा 2 मिनट की जगह 3 मिनट भी लग जाए तो इट इज़ नॉट एन इश्यू। तो एक्चुअल एग्जाम में अटेंडेंस शीट आती ही आती है वहाँ, और वो भी बबल वाली आती है, तो वो 5-6 बबल आपको फिल करने ही होते हैं। और शुरू ये पेपर जो होता है वो 5 मिनट पहले मिल जाता है एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में। तो उसमें क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आप शुरू में पढ़ते हैं, मतलब 5 मिनट में, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप पूरा पेपर पढ़ेंगे, या क्वेश्चन पेपर अलग होता है तो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तब आप आपके दिमाग में जो कुछ आ रहा है वो आप मार्क कर लीजिए। जैसे मार्क कर लीजिए इन क्वेश्चन में ही कि मेरे को यहाँ मैप डालना है, कौन सा डायग्राम डालना है, या कोई फ्लो चार्ट डालना है, ऐसी चीज कुछ है तो वो आप उसी टाइम पे नोट कर लीजिए, जिससे जब आप आंसर लिखेंगे तो इमीडिएटली आप वो चीज कर ले, वहां पर टाइम नहीं लगे, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। और ट्रैक ऑफ द टाइम भी आपको रखना पड़ेगा, कि जैसे कि जो मैंने बताया कि शुरू के 35 मिनट में 30 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फिर अगले 1-1.5 घंटे में 6-7 क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वो चीज आपको ट्रैक रखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन पे देखने लग जाएं कि एक क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन 5 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन 5 में हुआ नहीं हुआ, तो ऐसा यदि करने लग जाएंगे तो आप टाइम घड़ी ही देखते रह जाएंगे, लिख नहीं पाएंगे अच्छे से। तो आप थोड़ा सा 2-2, 3-3 क्वेश्चन के बाद देखिए, क्योंकि फिर आप स्पीड पकड़ लेंगे, या स्लो करना है तो स्लो कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली करिए, एक क्वेश्चन के बेसिस पर मत जाइए, ठीक है। तो नाउ और क्या है, इनोवेशंस जो भी आपके दिमाग में आती है, मैप, डायग्राम और फ्लो चार्ट, वो आप इमीडिएटली डाल दीजिए, क्योंकि आप यदि सोचेंगे ना मैं बाद में डालूंगा, बाद में टाइम नहीं मिलता, तो जब भी दिमाग में आए तो तुरंत आप लिख लीजिए वहां पर, ठीक है। तो ये चीज आपको इमीडिएटली पर इसमें फोकस करना है, इमीडिएटली। फिर मेक योर सेल्फ एक्वेंटेड विद एग्जाम टाइम। सो जब भी एग्जाम टाइम जो होता है 9 से 12 और 2 से 5, 9 से 12 एंड 2 to 5, तो इस टाइम में आपको पूरा वो नॉलेज होना चाहिए कि मतलब इस टाइम में आपकी सिटिंग वो कैपेसिटी होनी चाहिए। इस टाइम पर आप कम से कम 2-2 पेपर दे लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप जो ब्रेक्स जो होते हैं, टॉयलेट ब्रेक्स या एनी अदर ब्रेक्स जो आप चाहते हैं जनरल टाइम में, वो आपको एटलीस्ट वहाँ नहीं लेने पड़े। तो आपका जो टॉयलेट का शेड्यूल है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो एग्जाम आवर्स में आपको डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्योंकि कई स्कूल्स में तो ऐसा होता है कि टॉयलेट्स बहुत ही दूर होते हैं, उसमें आने जाने में 5 मिनट लग जाती है। कई में तो चलो पास में है तो उसमें बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कई में दूर भी होता है और कई बार ढूंढना भी पड़ता है टॉयलेट है कहाँ। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो और प्रैक्टिस है लॉट बिफोर यूपीएससी सीएससी एग्जाम। तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कोई नींद में भी उठा के कहेंगे भाई एग्जाम टेस्ट देना है, ठीक है चलो कहाँ देना है, क्या देना है, दे देंगे। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको होना चाहिए एंड तक, जब मतलब यूपीएससी का जो मेन एग्जाम है वो क्लोज कर रहा हो। तो इसके बाद और एक और सजेशन है कि कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम उसमें अटके रह जाते हैं कि ठीक है यार ये क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है, जबकि ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन स्किप कर देंगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये जो मिथ था वो गलत है। तो आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो उसको फॉर द टाइम बीइंग आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये आपका जो टाइम का शेड्यूल है उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो आप उसको आप स्किप कर दीजिए फॉर द टाइम बीइंग।
फिर उसके बाद जब आपके पास जब एंड में आए तब आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, आप उसको पढ़िए कि कुछ उसमें से कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो याद आ रहा है तो आप कर लीजिए उसमें से अटेम्प्ट, जैसा भी हो, मतलब थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, लेकिन उसको अटेम्प्ट कीजिए एटलीस्ट। लेकिन एट द सेम टाइम यदि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में कि वो चीज़ है क्या, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का और आप यदि उसमें लिख देंगे कुछ, सपोज अगर कुछ गलत लिख दिया तो कितना गलत इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पर। वो सोचेगा कि ही इज ट्राइंग टू ब्लफ मी, और ब्लफिंग किसी भी चीज़ की पकड़ी जाती है तो वो उसके ईगो पर लगती है, तो वो उस मैम पनिश करेगा दूसरे आंसर्स में। ठीक है, तो इसलिए आप उसको अवॉइड करें। मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, तो उससे ज़्यादा नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। ये कॉल आपको एग्जाम टाइम में ही लेना पड़ेगा। और अटेम्प्ट 2 पेपर्स इन ए डे, और जो क्या होता है कि एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, GS 1 और 2 एंड 3 और 4, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप एक दिन में 2 पेपर एटलीस्ट लिख रहे हो कभी। जैसे उस एग्जाम से पहले एटलीस्ट 1 और 2 तो लिख लीजिए, जिससे कि आपको फेमिलियरिटी हो जाए कि एक पेपर लिखने के बाद कितना, कौन से हाथ में कितना दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मुझे आइडिया था कि मेरे जो ये वाला है, ये वाला फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इस पर एक ब्लिस्टर आ जाता है जब मैं लिखता हूँ कंटिन्यूसली, तो उसके लिए मैं अलग से प्रिपेयर्ड था कि उस पर बैंडेड लगानी है या और कोई टैबलेट लेनी है पेन वाली या और कुछ लगाना है, तो वो सब चीज़ें उसी से आती हैं जब आप एक दिन में एक आध बार आपने 2 पेपर्स कंटिन्यूसली लिख रखे हों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिफोर हैंड प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन व्हाट इज डोंट्स ऑफ आंसर राइटिंग। तो डोंट्स में क्या क्या है, जैसे कि डोंट राइट आउटसाइड द स्पेस प्रोवाइडेड। तो स्पेस जो प्रोवाइड रहता है, जैसे कि ये आंसर शीट है, जैसे कि ये आंसर शीट है, तो आंसर शीट में 2 ऐसे छोटे छोटे कॉलम बनाए रहते हैं, ये मार्जिन दे रखा है, इस पे लिखा रहता है कि डू नॉट राइट हियर। आपको जो लिखना है वो यहीं पे लिखना है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं लिखें, गलती करके भी नहीं लिखें। गलती करके इसलिए नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पर यदि आपने लिख दिया तो आपके 25 मार्क्स लेस हो जाते हैं, पेनल्टी लगती है 25 मार्क्स की। और वो कई लोगों को इतना कॉस्ट होता है कि या तो वो अच्छे IAS से अलग सर्विसेज में आ जाते हैं या और कोई सर्विस में है तो वो बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो -25 कभी भी नहीं करवाना है। और डोंट गिव एक्सेसिव टाइम ऑन वन क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उसको स्किप कर दें उस टाइम बीइंग के लिए। और बिल्कुल ही अलग लग रहा है तो आप उसको कंप्लीटली छोड़ भी सकते हैं उसको। ठीक है, और देन डोंट यूज एक्सेसिव डायग्राम। डायग्राम्स नेचुरल लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती उसमें डाल रहे हो डायग्राम्स जिसके कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि डायग्राम्स मार्क्स नहीं दिलाते हैं, वो दिखाते हैं मार्क्स दिलाते हैं कि उसकी कंटिन्यूटी कितनी दिख रही है एग्जाम की, कितना नेचुरल आंसर लग रहा है, तो और कितना मतलब कंटिन्यूस आंसर लग रहा है। तो इन सब चीज़ों पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं रादर देन दी डायग्राम्स ओनली। ठीक है, तो इनको ज़बरदस्ती मत डालिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। ये आपको बिगनिंग ऑफ द आंसर राइटिंग से, मतलब आंसर राइटिंग का मास्टर बनाने तक की जर्नी थी। तो आप इसको फॉलो करके मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं और मतलब अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन। सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर एंड आपको अच्छी सर्विस मिले, अच्छा कैडर मिले, एवरीथिंग। सो थैंक यू।